ठीक है, तो आज की हमारी कक्षा यानी कि 24 तारीख 11-20 की कक्षा का टॉपिक है अंतर हैलोजन यौगिकों की संरचना। अंतर हैलोजन यौगिकों की संरचना। तो कल हमने ये पढ़ लिया था कि अंतर हैलोजन यौगिक क्या है। याद होगा कल मैंने आपको बताया था कि ऐसे यौगिक जो दो अलग अलग हैलोजन परमाणुओं के आपस में संयोग से बनते हैं अंतर हैलोजन यौगिक कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के हैं, ये भी बताया गया था आपको। उसमें से हम पहला प्रकार लेते हैं AX प्रकार। इसका एक उदाहरण लेते हैं ClF। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक के हिसाब से अगर उसका बॉक्स डायग्राम बनाया जाए तो 3s2 3p5 होता है। 3s में 2, 3p में 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये है 3s, ये है 3p। फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में भी ऐसा ही होता है, यानी कि वहां होता है 2s और 2p। 2s में 2, 2p में 5 इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि दोनों के पास एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये आसानी से एक दूसरे के साथ एक सिंगल सहसंयोजक बंध का निर्माण कर सकते हैं। आपको अगर यहां संकरण बताने को बोले तो आप sp3 संकरण रख सकते हैं, या बिना किसी संकरण का नाम लिए भी ये संरचना बन जाएगी। तो ClF रेखीय अणु होता है, रेखीय। अब हम दूसरे की बात करेंगे। दूसरा है AX3 प्रकार। इसका हम उदाहरण लेते हैं ClF3। क्लोरीन को जैसा कि मैंने बताया कि इसके 3s में 2, 3p में 5 और स्वाभाविक तौर पे 3d होगा लेकिन खाली होगा। किसी का माइक वगैरह ऑन है बेटा, बंद कर लेंगे, है ना। 1 2 1 2 3 4 5 3s 3p। क्लोरीन अपनी सामान्य अवस्था में सिर्फ एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखता है, इसलिए सिर्फ एक सहसंयोजक बंध बना सकता है, जबकि उसको कितने फ्लोरीन से जुड़ना है? 3 से। तो इसलिए उसका एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर डी कक्षक में चला जाएगा। तो उत्तेजित अवस्था को अगर हम देखें तो हम ये पाते हैं कि पी कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होके डी में चला गया। अब जब ये डी में चला गया तो हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ के हो गई 3। तो अब ये तीनों संकरण कर लेंगे, ठीक है ना। तो शुरू से काउंट करते हुए हमको सबको घेरना पड़ेगा। तो संकरण हुआ sp3d और एक एक के साथ एक एक फ्लोरीन आके जुड़ जाएगा। 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के साथ एक एक फ्लोरीन को हम जोड़ देंगे। तो अब जो संरचना इसकी बनेगी, क्योंकि संकरण जो है ये कह रहा है कि भाई sp3d संकरण है, तो संरचना बनेगी त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। लेकिन जरा देखें क्या वैसी बन रही है? त्रिकोणीय द्विपिरामिडी में 5 स्थान होते हैं, जिसमें से ऊपर एक फ्लोरीन जोड़ेंगे, नीचे एक फ्लोरीन जोड़ेंगे और इन कोनों में से किसी एक पे एक फ्लोरीन जोड़ेंगे। बाकी 2 कोनों में ये 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। अब जब हमने ये देखा कि इस तरीके से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो इसकी संरचना सिर्फ इन 3 से फ्लोरीन क्लोरीन फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, तो ये लगभग टी शेप में है। ऐसे घुमा दो टी को, उसके जैसा है। तो टी आकार की संरचना है।
इसके बाद बारी आती है तीसरा संकरण AX5, इसका उदाहरण हम ले लेते हैं BrF5। अब चूंकि विन्यास तो क्लोरीन जैसा ही होगा सबका, हम यहां थोड़ा सा क्या करेंगे, सिर्फ उत्तेजित अवस्था को लेंगे और उसी के आगे डिस्कस करेंगे। तो ब्रोमीन में, चलिए बता देता हूं, ब्रोमीन में भी S में 2 इलेक्ट्रॉन, 4S में, 4P में 5 इलेक्ट्रॉन और 4D खाली होगा। चूंकि उसको 5 फ्लोरीन से जुड़ना है, उसको 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए उसके 2 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर D कक्षक में जाएंगे। और अब जो कंडीशन आएगी वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। एक, दो, तीन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, यहां 4, ये 5। अब जो समीकरण हो रहा है वो हो रहा है sp3d2 और हर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ एक एक फ्लोरीन का परमाणु आके जुड़ जाएगा। sp3d2 समीकरण कहता है कि संरचना होनी चाहिए अष्टफल की। ब्रोमीन बीच में रखिए, 4 कोनों में आप फ्लोरीन लगा दीजिए वर्ग के, और एक ऊपर लगा दीजिए। नीचे वाले में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा। तो नीचे वाला जहां एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो संरचना का हिस्सा नहीं होता है, जहां भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो ये बच गया वर्ग पिरामिडी, ये हो गया हमारा वर्ग पिरामिडीय। ठीक है। इसके बाद बारी आती है AX7 प्रकार की, जिसका उदाहरण है IF7। AX7 जिसका उदाहरण हम लेंगे IF7। IF7 को अगर समझें तो मैं सीधा उत्तेजित अवस्था लाता हूं। अब यहां होगा ये कि इसके सभी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो जाएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ही इलेक्ट्रॉन थे, सातों को अलग अलग कर दिया हमने। और अब जो समीकरण होगा वो यहां होगा sp3d3। और जब समीकरण sp3d3 होगा और हर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ फ्लोरीन का एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बंध बनाएगा, तो आपकी संरचना मिलेगी पंचभुजी द्विपिरामिडीय। आयोडीन बीच में, पांच फ्लोरीन इस पंचभुजाकार संरचना के पांचों कोनों पे। आपकी संरचना स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए, संरचना इधर उधर नहीं होनी चाहिए, है ना। बहुत लोगों की संरचना में पंचभुजाकार संरचना पंचभुजाकार जैसी दिखती ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी सभी संरचनाएं जो आप नाम लिख रहे हैं उसको प्रदर्शित करनी चाहिए। अब आप एक सीधी रेखा खींच सकते हैं, चाहे यहां से खींच दीजिए, थोड़ा लंबा कर दीजिए। तो ये एक फ्लोरीन यहां, ये एक फ्लोरीन यहां। इस संरचना को हम कहते हैं पंचभुजी द्विपिरामिडीय। तो ये हो गया अंतर हैलोजन यौगिकों की संरचना के बारे में हमारी जानकारी। अब आपका 17वां समूह समाप्त हो गया। पी ब्लॉक के कुछ मुख्य यौगिक हैं जिनकी संरचना आपसे पूछी जा सकती है, जिनके बारे में आपसे थोड़ा बहुत अलग से पूछा जा सकता है। मैं उनमें से कुछ एक संरचनाओं को आपको बता देता हूं। जैसे सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है डाइबोरेन के बारे में, डाइबोरेन की संरचना, ठीक है, अलग से पूछ सकता है।
टिप्पणी लिखते डाइबोरेन पे या टेट्राबोरेन पे, बोरेजीन पे, तो हम 2-3 चीजों के बारे में अच्छी तरह समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डाइबोरेन। जैसा कि मैंने 13वां समूह पढ़ाते हुए बताया था कि बोरान के हाइड्राइड बोरेन कहलाते हैं। बोरान के हाइड्राइड, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, बोरेन। और ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार जो है उसका सामान्य सूत्र है BnHn+4 और दूसरा प्रकार है BnHn+6। वैसे तो सबसे सरलतम जो बोरेन है वो सिंपल बोरेन है BH3, लेकिन ये केवल रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हमको मिलता है BH3। सामान्य रूप में BH3 मिलता ही नहीं, सामान्य रूप में ये द्विलक के रूप में मिलता है। इसलिए सबसे सरलतम रूप हमारा हो जाता है B2H6। अब B2H6 में 2 बोरान 6 हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़ सकते हैं? तो इसकी जो सामान्य संरचना का प्रेडिक्शन किया गया, अनुमान लगाया गया, वो कुछ इस तरीके से लगाया गया। अब इस संरचना को ऐसे देखने में तो कोई खास बात नहीं दिख रही है, पर इसमें एक खास बात है। क्या खास बात है? बोरान के बाह्यतम कोष में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी वो अधिकतम 3 बंध बना सकता है। यहां कितने बना रहा है? 4। कैसे? हाइड्रोजन हमेशा 1 बंध बनाता है, बीच वाले हाइड्रोजन 2 बंध बना रहे हैं। कैसे? इसी बात को समझाने के लिए हम बोरान का संकरण देखेंगे। बोरान अगर सामान्य परिस्थिति में देखा जाए तो 2s2 2p1 होता है। 2s2 2p1, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन। उत्तेजित अवस्था की बात करें तो उत्तेजित अवस्था में s का 1 इलेक्ट्रॉन कूद के p में चला जाएगा और अब हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है 3। यानी ऐसी स्थिति में भी ये ज्यादा से ज्यादा 3 बंध ही बना सकता है, इससे ज्यादा इसकी क्षमता नहीं है। तो अब संकरित अवस्था में एक s का कक्षक और तीनों p के कक्षक भाग लेते हैं। एक s, ये सबको घेर देंगे हम, और यहां जो संकरण हुआ वो है sp3। अब ध्यान से देखिए, इस sp3 में 4 कक्षक हैं। 4 में 3 के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन है और 1 के पास कुछ नहीं है, खाली है वो। तो अब हम इसको व्यवस्थित करते हैं। बोरान, इसके 4 कक्षक, 1 2 3 4, मैंने इस तरीके से दर्शाया है, ठीक है ना। इन 4 में 3 के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा बोरान ले लेते हैं। बोरान 1 2 3 4, 1 2 3 के पास इलेक्ट्रॉन है, 1 के पास नहीं है। जो किनारे के हाइड्रोजन होंगे, 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन, 2 इस किनारे 2 इस किनारे, वो सामान्य सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। क्योंकि उनके पास 1-1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो अपने s कक्षक के साथ अतिव्यापन कर लेते हैं किनारे के कक्षकों के साथ और सामान्य सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। कोई विशेष बात नहीं। अब आते हैं बीच का जो हाइड्रोजन, इसको कहते हैं सेतु बंधी हाइड्रोजन, सेतु बनाने वाला हाइड्रोजन, पुल बनाने वाला। तो सेतु बंधी हाइड्रोजन का s कक्षक, आधा भरा s कक्षक
इस तरीके से बंध बनाता है। यानी देखेंगे तो सेतुबंधी हाइड्रोजन का अर्धपूरित s कक्षक एक बोरॉन के अर्धपूरित sp3 कक्षक व दूसरे बोरॉन के रिक्त sp3 कक्षक के साथ अतिव्यापन करता है। यह ही महत्वपूर्ण बात है कि जो सेतु बनाने वाला हाइड्रोजन है वो विशेष तरीके से अतिव्यापन करता है। सामान्य तौर पे अतिव्यापन दो कक्षकों के बीच होता है, यहां 3 के बीच हो रहा है। एक बोरॉन का आधा भरा कक्षक है ये वाला, दूसरे बोरॉन का खाली कक्षक और हाइड्रोजन का आधा भरा कक्षक। तो 3 कक्षक भाग ले रहे हैं, लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 ही है। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक बोरॉन का। दूसरे बोरॉन का तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो इस तरीके से ये जो बंध बनता है, इस बंध को हम 3C2E बंध कहते हैं। यानी कि 3 केंद्र 2 इलेक्ट्रॉन बंध। 3C मतलब केंद्र, सेंटर। 3 केंद्र 2 इलेक्ट्रॉन बंध। स्वाभाविक तौर पे इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी दिख रही है, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन न्यून बंध है। इलेक्ट्रॉन न्यून बंध यानी इलेक्ट्रॉन की कमी वाला बंध है। ऐसा ही दूसरे साइड भी होगा। तो इस तरीके से डाइबोरेन की संरचना बनकर तैयार होती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। डाइबोरेन की संरचना न केवल रोचक है बल्कि विशेष भी है, क्योंकि यहां हमारा इलेक्ट्रॉन न्यून बंध का निर्माण होता है। दोनों बोरॉन sp3 संकरित होते हैं, जिनमें बने 4 कक्षकों में से 3 में एक एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि एक कक्षक रिक्त होता है। बंध बनाते समय किनारे के हाइड्रोजन बोरॉन के अर्धपूरित sp3 कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके सामान्य सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। अगली चीज, सेतुबंधी हाइड्रोजन का अर्धपूरित s कक्षक एक बोरॉन के अर्धपूरित sp3 कक्षक तथा दूसरे बोरॉन के रिक्त sp3 कक्षक के साथ अतिव्यापन करता है और एक 3C2E बंध यानी 3 केंद्र 2 इलेक्ट्रॉन वाला बंध, जो कि इलेक्ट्रॉन की कमी वाला होता है, इस तरह के बंध का निर्माण करता है। अब जब इसकी संरचना को देखा गया तो ये पाया गया कि इसकी संरचना में दोनों बोरॉन और किनारे के 4 हाइड्रोजन एक तल में पाए जाते हैं। जैसे अगर अपन ये पेपर उठा ले, ऐसा पुस्तक या ऐसे कर दूं मैं, तो बीच में 2 बोरॉन और किनारे पे 4 हाइड्रोजन, ये एक ही प्लेन पे है, एक सरफेस पे है। और जो सेतु बनाने वाला एक हाइड्रोजन होगा वो ऊपर होगा एक, और एक कहां होगा, नीचे होगा। तो इस तरीके से इसको हम ऐसा बनाते हैं, एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन नीचे, इस तरीके से बनाएंगे और ये हमारा डाइबोरेन की संरचना हो जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको काम आएगा। अब डाइबोरेन का उपयोग क्या है, तो डाइबोरेन उच्च ऊर्जा वाला ईंधन है और प्रोपेलेंट है। प्रोपेलेंट यानी रॉकेट या मिसाइलों में भरा जाने वाला जो ईंधन होता है, जो उसको आगे बढ़ने में मदद करता है। कार्बनिक अभिक्रियाओं में अपचायक के रूप में, सुपरसोनिक बॉम्बरों में रॉकेट में ईंधन के रूप में, विभिन्न बहुलीकरण क्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में,
और अनेक अपचायकों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। अब अगली चीज है टेट्राबोरेन की संरचना। सिर्फ संरचना जाने, उसमें कुछ विशेष नहीं है। डाइबोरेन आपको डिटेल पूछ सकता है। लिखते समय हम बोरेन को कैसा लिखते हैं? टेट्राबोरेन 10। 10 जो है वो हाइड्रोजन की संख्या को दर्शाता है, तो सूत्र हो गया B4H10। अब चूंकि हम ये जान गए कि बोरान को जोड़ते समय हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन न्यून बंध बनाता है जैसा यहां बनाता है, टेट्राबोरेन में भी ऐसा ही होगा। तो हम 4 बोरान को ऐसे रख लेते हैं 4 कोने पे। एक बोरान को डायरेक्ट जोड़ दो, ठीक है ना? और अब 2 बोरान जब आप जोड़ें तो ये एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा। ठीक है, ये वाला जो बंध है ये हाइड्रोजन, ये कौन सा बंध है? सेतु बंध। आप चाहो तो हाइड्रोजन बीच में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब बच गया कि इसने ऐसा बना लिया। अब सबके पास जो सेतु बनाने वाले हैं ये, इनमें 2 हाइड्रोजन जोड़ा जा सकता है। ये देखो, जो सेतु बनाते हैं उनमें 2 फ्री हाइड्रोजन जोड़ सकते हो आप। और जो सेतु, एक ही सेतु, इधर से सेतु अब 2 सेतु से जुड़ रहा है, उनके पास एक जगह है, एक एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। अब काउंट कीजिए कुल हाइड्रोजन। बाहर की ओर 1, अच्छा सॉरी ये बी लिख दिया मैंने, हाइड्रोजन है 1 2 3 4 5 6 और बीच में 4, 6 4 10 हाइड्रोजन। तो इस तरीके से ये हमारी किसकी संरचना हो गई? टेट्राबोरेन की। अब आइए बात करते हैं, अगला यौगिक है बोरेजोल या बोरेजीन। तो बोरेजोल या बोरेजीन इसका सूत्र है B3N3H6। इसको कभी कभी अकार्बनिक बेंजीन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो हम देखेंगे। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं कि डाइबोरेन की क्रिया अमोनिया से करा देते हैं अपन। सीधा सीधा अगर आप डाइबोरेन की क्रिया अमोनिया से कराएं तो आप क्या बना सकते हैं? जैसे 3B2H6 प्लस 3NH3 200 डिग्री सेल्सियस पे इसको क्या कीजिए? गर्म कीजिए। तो ये बना लेता है B3N, अच्छा यहां 6 हो जाएगा, सॉरी 6 B3N3H6 के 2 अणु बनके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से और 12 हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। ये B3N3H6 बन गया। अब बारी आती है कि इसके बारे में हमको क्या जानना है। सबसे पहले हम इसकी संरचना को समझने की कोशिश करते हैं। इसकी संरचना बेंजीन के जैसे ही समतल षटकोणीय होती है। समतल षटकोणीय कैसे? तो नाइट्रोजन बोरॉन, नाइट्रोजन बोरॉन, ऐसा, और सभी के साथ एक एक हाइड्रोजन आप क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। माइक बंद कर देंगे बेटा, है ना आप लोग? ये अब यहां होता ये है कि नॉर्मल परिस्थिति में अगर आप देखें तो ये नाइट्रोजन के पास क्या होता है? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म।
और इस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का ये उपयोग कर सकता है एक और बंध बनाने के लिए। तो अगर हम नॉर्मली देखें तो बोरेजिन की संरचना ये है, इसमें सब सिंगल बॉन्ड है, पर ऐसा एक्चुअल में होता नहीं। होता ये है कि कभी कभी ये क्या करता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी कर सकता है। कैसे, हम देखें जरा। नाइट्रोजन बोरॉन, नाइट्रोजन बोरॉन, नाइट्रोजन अपने बगल वाले बोरॉन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है, और चूंकि डबल बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन का है, इसलिए नाइट्रोजन पे आ जाता है धनावेश और बोरॉन पे आ जाता है ऋणावेश। इस तरीके से भी हम इसकी संरचना को बना सकते हैं। तो अब हमने ये देखा कि इसकी संरचना बेंजीन की संरचना जैसी है, जिसमें 3 डबल बॉन्ड और 3 क्या है, सिंगल बॉन्ड है। प्रश्न जो आता है वो आता है बोरेजीन को या बोरेजॉल को अकार्बनिक बेंजीन क्यों कहते हैं, पहला। दूसरा, इसके गुण या इसका स्थायित्व बेंजीन के समान क्यों नहीं होता। दिखने में तो बेंजीन जैसा दिख रहा है, तो हम सोच सकते हैं कि इसके पूरे पूरे गुण भी किसके जैसे होंगे, बेंजीन जैसे होंगे। नहीं होते। कारण ये है कि अगर हम बेंजीन बनाएं तो आप देखिए बेंजीन के सभी कोनों पे सिर्फ क्या है, कार्बन है। हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, लेकिन है क्या, सिर्फ कोने पे कार्बन है। जबकि बोरेजीन में 3 कोनों पर नाइट्रोजन परमाणु और 3 कोनों पर बोरॉन का परमाणु है। नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता बोरॉन से ज्यादा होने के कारण बंध के इलेक्ट्रॉन हमेशा किसकी ओर खिसके हुए होते हैं, नाइट्रोजन की ओर सरके हुए होते हैं। अब जब ये नाइट्रोजन की ओर खिसके हुए होते हैं तो ऐसी स्थिति में इसमें जो अनुनाद होता है वो बेंजीन जितना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। इसलिए दिखने में ये बेंजीन जैसा है, पर इसके गुण बेंजीन से काफी हद तक अलग भी होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब इसकी संरचना को भी एक्सप्लेन किया गया कि भाई एक्सप्लेन करो इसकी संरचना कैसी है। तो इसकी संरचना को एक्सप्लेन करते हैं हम। देखिएगा, बोरॉन हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ, बोरॉन हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ, अब देखिए यहां हम देखें तो हर नाइट्रोजन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, यानी उसका पी कक्षक भरा हुआ है, जबकि बोरॉन का पी कक्षक खाली होता है। नाइट्रोजन का पी कक्षक भरा हुआ है, बोरॉन का पी कक्षक खाली है। तो यहां पर बोरॉन के खाली कक्षक और नाइट्रोजन के भरे हुए कक्षक के बीच एक पश्चबंध जैसा बैक बॉन्डिंग या पाई बंध का निर्माण होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन से बोरॉन की ओर जाता है। ठीक है, सभी लोग बेटा अपना माइक बंद कर ले, कुछ लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक, अच्छा। इसके बाद इसके कुछ गुण हैं जो आप नॉर्मली पढ़ सकते हैं। मेरे बताने की चीज है फुलेरीन, एक महत्वपूर्ण यौगिक है। अगली चीज हमारा क्या है, फुलेरीन। ये आपने 11वीं में भी पढ़ा होगा। फुलेरीन, वास्तव में फुलेरीन कार्बन का जब आप पढ़ते हैं अपर रूप, तो हमने पढ़ा था कि कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय
क्रिस्टली के दो रूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट, पढ़ा है ना। अभी 1985 में एक नया अपर रूप मिला, वो अपर रूप फुटबॉल की गोल गेंद जैसा दिखाई देता है, उसको कहा गया फुलेरीन। इसका सूत्र C60, C74, C और भी ढेर सारा है, C76, C70, C84 और C240, यानी बहुत छोटे से लेके बहुत बड़ा तक ये हो सकता है। आप में से कितने लोगों ने फुटबॉल को नजदीक से देखा है? उसमें आप देखो कि कुछ षटकोण बने होते हैं और कुछ 5 कोण वाले बने होते हैं, नोटिस किया है? फुटबॉल की संरचना कुछ ऐसी होती है, अगर सिलाई को देखो उसको तो इस तरीके से होती है। अब मैं एग्जैक्ट तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, ठीक है ना। आप नोटिस करो, इसी तरीके से फुटबॉल गोल होता चला जाता है ना। कुछ षटकोणीय संरचनाएं होती हैं और कुछ 5 कोण वाली संरचनाएं। तो C60 की बात अगर हम करें तो इसमें करीब 20 षटकोण और 12 पंचकोण पाए जाते हैं, यानी 20 षटकोणीय संरचनाएं और 12 पंचकोणीय संरचनाएं पाई जाती हैं। यहां सभी कार्बन sp2 संकरित होते हैं और अल्टरनेट डबल बॉन्ड बनाते हैं, एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड, इस तरीके से रहेगा इसमें फुलेरीन में। कुल मिला के C60 में 90 बंध होते हैं। C60 में कुल कितने बंध होते हैं? 90 बंध। इन 90 बंधों में अगर हम देखें तो कार्बन कार्बन के 30 छोटे बंध होते हैं जो 1.4 एंगस्ट्रॉम के होते हैं और 60 बड़े बंध होते हैं जो 1.44 एंगस्ट्रॉम के होते हैं। तो वास्तव में इन बंधों की लंबाई में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, बहुत कम अंतर। अब प्रश्न आता है कि वॉइस देखो बेटा, नेटवर्क का कुछ दिक्कत हो जाती है ना कहीं कहीं पे। चलिए ठीक है। अच्छा, अब देखें कि इसकी खोज जो की थी वो खोज की थी 1985 में क्रोटो, स्मेल और रॉबर्ट नाम के वैज्ञानिकों ने। बाद में वॉल्फगैंग क्रैशमैन, डोनाल्ड हफमैन, इन लोगों ने इसको बनाया और इसकी जब संरचना को देखा तो आपने कभी कभी टेलीविजन पे एक इस तरीके का जियोडेसिक डोम देखा होगा, आधा बना हुआ, जो एल्युमिनियम से बना हुआ है, जो कुछ इस तरीके से खांचेदार आपको दिखाई देता है। इस तरीके से बना हुआ, जैसे अपना पोल बनता है ना, मोबाइल का टावर जैसे ऊपर चढ़ता है, ठीक उसी तरीके से एक अर्धचंद्राकार संरचना बनी हुई है, उसको कहा जाता है जियोडेसिक डोम। जब उन्होंने देखा कि इस अणु की संरचना तो जियोडेसिक डोम से बन रही है, और वो जियोडेसिक डोम बनाया था बकमिंस्टर फुलर नाम के एक आर्किटेक्ट ने, तो वास्तव में बकमिंस्टर फुलर नाम के आर्किटेक्ट का इस यौगिक से सीधा कोई लेना देना नहीं है, पर चूंकि फुलेरीन की संरचना उनके द्वारा बनाए गए जियोडेसिक डोम से मिलती है, इसलिए उसको नाम दे दिया गया बकमिंस्टर फुलेरीन। अब चूंकि ये गोल खोखली संरचना है, गेंद जैसी है लेकिन खोखली है अंदर से, तो इसका इस्तेमाल बेहद अच्छे स्नेहक के रूप में किया जाता है। बहुत अच्छे क्वालिटी का ये क्या होता है? लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट जानते हैं ना, दो सतह के बीच में चिकनाहट लाने के लिए जो डाला जाता है, तो बेहद हाई क्वालिटी का स्नेहक होता है ये। ठीक, ये है आपका फुलेरीन के बारे में। कार्बाइड्स के बारे में आपको जानना है
कार्बाइड्स क्या है, तो वास्तव में इसमें कुछ खास नहीं जानना है। देखिए कार्बन के साथ बने हुए यौगिक जो द्विअंगी यौगिक हैं, खासतौर से दूसरों के धातुओं के, वो कार्बाइड कहलाते हैं। यहां महत्वपूर्ण है अंतराली कार्बाइड। अंतराली कार्बाइड जो है वो क्या है, तो अगर हम कुछ बड़े धातुओं के बारे में बात करें, बेटा एक जने का वीडियो ऑन है, वो ऑफ कर लेंगे वीडियो बेटा, आप है ना, अपना वीडियो ऑडियो भी अपना ऑफ, माइक और वीडियो ऑफ कर लीजिए। आनंद कुमार है ना, वीडियो बंद कर लेंगे बेटा आप अपना। आपका वीडियो क्या है, दूसरों को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। हाँ एक सेकंड रुकेंगे। हाँ तो अब हम बात करते हैं कार्बाइड। जैसे टाइटेनियम, टंगस्टन, वेनेडियम आदि के साथ जब कार्बन जुड़ जाता है तो ये अंतराली कार्बाइड बनाता है। अंतराली कार्बाइड का मतलब होता है इन परमाणुओं के बीच बीच में कार्बन के परमाणु फंसे होते हैं, क्योंकि इनका परमाणु आकार क्या होता है, बड़ा होता है, तो कार्बन का परमाणु आराम से इनके बीच में क्या हो सकता है, फिट हो सकता है। इस तरह के कार्बाइड, इस तरह के भौतिक रूप से जुड़े हुए पदार्थ हम कहलाते हैं अंतराली कार्बाइड, ठीक है।